क्वेश्चन क्या है अपना, टू वायर्स ए एंड बी आर कैरिंग करंट I1 एंड I2 एज शोन इन द फिगर. द सेपरेशन बिटवीन देम इज D. दोनों वायर के बीच में सेपरेशन D है. A third wire C carrying a current I is kept parallel to them at a distance x from A such that the net force acting on it is 0. The possible value of x सारा अपन से बेसिकली पॉसिबल वैल्यू ऑफ x पूछा है मेरे से, ठीक है. और ऐसे बोला है कि उसका डिस्टेंस ए से जो है, ए वाला वायर से उससे x होगा, ठीक है. तो C पैरेलल रखा गया है, मतलब कुछ ऐसा सा C रखा गया है, लेकिन इस वाले केस में तो उस पर फोर्स 0 नहीं हो सकती, क्योंकि देखो फोर्स मेरा क्या है, F वेक्टर इज इक्वल्स टू I L क्रॉस B. दैट मीन्स इसमें मतलब कोई और 0 नहीं हो सकता, मुझे B जो है वो 0 करवाना पड़ेगा, है ना, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है. लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है. ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ठीक है, इसका डिस्टेंस एडजस्ट करते हैं, लेकिन इस जो अपना ये वाला केस है, इस वाले केस में 0 नहीं आ रहा. तो मतलब एक केस अपन ये लेंगे कि इधर रख दें वायर C को, एक ही लेंगे कि इसको इधर रख दें, ठीक है. तो इसको मैं फर्स्ट केस बोल रही हूँ, ठीक है, और इसको मैं सेकेंड केस बोल रही हूँ, ठीक है. तो फॉर फर्स्ट केस द वैल्यू ऑफ x है ना, फॉर फर्स्ट केस में 0 हो सकती है, क्योंकि इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है. फॉर फर्स्ट केस अपन डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना. तो देखो इसकी वजह से ए की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नोट I1, और ए से डिस्टेंस वैसे से कितना होगा, x डिस्टेंस होगा, है ना. और जो बी की वजह से होगा, अब मुझे फील्ड 0 करना है तो मैं डिस्टेंस कैसे ना कैसे एडजस्ट करूंगी, तो ये दोनों इक्वल करना है मेरे को, ठीक है. अब मुझे डिस्टेंस ये कितना बोला है, ये टोटल डिस्टेंस D है, ये वाला जो डिस्टेंस है इसका वो x है, तो इसका जो B का डिस्टेंस है C से वो कितना हो जाएगा, x प्लस D. तो यहाँ पे मैं म्यू नोट I2 बाई 2 पाई x प्लस D, ठीक है. अब ये इससे म्यू नोट बाई 2 पाई, म्यू नोट बाई 2 पाई कैंसिल, I1 बाई x इज इक्वल्स टू I2 बाई x प्लस D, है ना. तो ये हो जाएगा I1x प्लस I1D इज इक्वल्स टू I2x. तो I1D इज इक्वल्स टू I2x माइनस I1x, दैट इज x कॉमन ले लेती हूँ, I2 माइनस I1. तो यहाँ पे जो मेरा x का वैल्यू है वो कितना आ गया, x इज इक्वल्स टू I1D बाई I2 माइनस I1. ये मेरा फर्स्ट केस में गया. सेकंड केस का है कि राइट साइड ऑफ B, ठीक है. सो सेकंड केस अपना देख लेते हैं. सेकंड केस में पहले डिस्टेंस देख लेते हैं. इसमें इसने बोला है कि A का डिस्टेंस C से हमेशा x से होगा, ठीक है, x मान लिया. और तो बाद में B का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल ये वाला x है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है ये x है और इतना D है. तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो मेरा कितना हो जाएगा, x माइनस D, ठीक है. तो ये हो जाएगा म्यू नोट I1 बाई 2 पाई x इज इक्वल्स टू म्यू नोट I2 बाई 2 पाई x माइनस D. तो यहाँ पे म्यू नोट बाई 2 पाई, म्यू नोट बाई 2 पाई कैंसिल, I1 बाई x इज इक्वल्स टू I2 बाई x माइनस D. क्रॉस मल्टीप्लाइंग, सो x I1 माइनस D I1 इज इक्वल्स टू I2 x, है ना. तो अब इसको इधर ले आते हैं, तो x I1 माइनस I2 इज इक्वल्स टू D I1. तो बेसिकली जो x का वैल्यू है दैट इज I1 अपॉन I1 माइनस I2
into D. मेरा x का वैल्यू क्या क्या आ गया दोनों केसेस से? एक से आया मेरा I1 अपॉन I1 माइनस I2 D, ठीक है। और जो दूसरा आया है मेरा x का वैल्यू, दैट इज I1 कोमा I1 अपॉन I2 माइनस I1, ठीक है। तो अपना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन जो अपना बी है ना। I1 प्लस माइनस का साइन चेंज करेंगे तो एक तो मतलब प्लस रखेंगे तो I1 माइनस I2 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो अपना नीचे I2 माइनस I1 बन जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज करेक्ट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। Hello students, now we are going to see this question. The question says that a circular coil having n turns, okay, and radius r carries a current of I, okay, is held in the xz plane and the magnetic field is Bi cap, okay. The torque on the coil due to the magnetic field is, okay, so we need to find the torque. So firstly what we'll do, we will draw the x, y and z axes so that you can understand more clearly, okay. So in drawing the x, y and z axes, what we'll have basically, let's suppose this is the x, y and z axis, okay, and there is a coil on it, okay. So basically the coil is on xz plane, so it will be somewhat like this. Okay, the coil will be somewhat like this. So since the coil is placed like this, that means the magnetic moment and the area vector will be in which direction? The area magnetic moment direction, the direction of magnetic moment basically, direction of magnetic moment is basically what? Perpendicular to the surface, means perpendicular to the plane is perpendicular to the plane, okay. This means what? That magnetic moment will be in this direction, okay, magnetic moment vector, okay. And basically the this is I cap, basically I am writing also over here that this is I cap minus I cap, J cap minus J cap, K cap and minus K cap. Okay, so you can easily see this is the only exact plane, okay. And if you see in the question, it is clearly given that magnetic field is basically what? Bi cap. So magnetic field vector is in this direction, okay. So we got the angle between the magnetic moment and magnetic field as 90 degree, okay. So now what we have to do, we have to find the torque, okay. So it's quite easy. Torque is basically tau, okay, and basically it's given by m cross b, okay, m vector cross b vector, which can be written as mb sine theta, okay, where m is the magnetic moment basically and b is the magnetic field, okay. So over here the and theta is basically the angle between a magnetic moment and magnetic field. So this is the magnetic field vector, okay. So what is the angle between magnetic field and magnetic moment over here? You can see it's 90 degree, so it will be mb into sine 90 degree. So sine 90 degree is basically 1, so it will be m into b. So now we can also write it. Now we also know one thing, that magnetic moment is basically equal to n into I into a, where n is the number of turns, I is the current passing through the loop, and basically a is the area. So what we are going to write over here, so tau can come out as n into I into a into b, okay. So basically n number of loops over here in the question is 1, okay. I in the loop is basically given as number of turns is n, not 1, okay, sorry. And I in the current loop is given I, okay, current in the loop is given I. So number of turns I have written wrong, so it is n, and basically the current is I, and area is not given, there is given the radius is r, okay. So if radius is r, what will be the area of this loop? Area will be equal to pi into r square, okay. So basically we'll write the area pi into r square into b, okay. So what will we get over here? We are going to get the answer, that is ni pi r square b, okay. So this is basically our answer. So we need to check which option is correct. So basically
n into I into pi r square b. Okay, so option number A is absolutely correct. So option number A is our answer. Thank you. Hello students. Our question mentions that a conducting loop carrying current I is placed in uniform magnetic field point into the plane of paper as shown in the figure. The loop will have a tendency to, four options are given, contract, expand, move towards positive x-axis and move toward negative x-axis. So here we can apply, first of all we need to find the equation for the force for a current carrying loop which is placed in a magnetic field. So the force for a loop, when we place that loop in a magnetic field which is carrying current, is given as force equal to I into dl cross b. This is equation for the force. And to what happens for the loop when we apply a magnetic field in a perpendicular direction which is carrying a current I is obtained by applying Fleming's left hand rule. On applying Fleming's left hand rule, it is very familiar. Fleming's left hand rule is that first of all we need to take our three fingers, that is thumb, our forefinger and middle finger in three perpendicular direction, in which thumb with direct according to the force and forefinger which direct according to the magnetic field and middle finger direct according to the direction of the current. So first of all we need to find the direction of the current. Let this be the small line element dl. Then the direction of this line element is tangential at this point dl, and the magnetic field is perpendicular into the plane. Then according to Fleming's left hand rule we get the direction of force is outwards towards this point. When we consider this line element, here also the force is outwards. When we consider line element this point, force is outwards. When we consider this point, force is outwards. When we consider this point, force is outwards. And when we consider this point, force is outwards. So this outward force makes the loop to expand. What happens? So this outward force makes the loop expand. So the loop will have a tendency to expand when we place a current carrying loop in a magnetic field which points into the plane of the paper. Okay. And it is obtained by applying Fleming's left hand rule. Okay. हेलो स्टूडेंट्स, ये दो पैरेलल वायर्स का केस है। दिया गया है टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर्स। तो दो थिन है और पैरेलल वायर्स हैं, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस बी। दोनों को बी डिस्टेंस से हमने सेपरेट करके रखा हुआ है और दोनों में आई एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सर्टेड बाय वन वायर ऑन द अदर। तो देखो, जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होता है पर यूनिट लेंथ, इसकी वैल्यू कितनी होती है? म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी, जिसमें म्यू नॉट आपको पता है I1 करंट होता है पहली वायर में, I2 दूसरी वायर में, और डी जो होता है डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमें सब कुछ बताया गया है। तो F/L कितना हो जाएगा यहाँ पर? म्यू नॉट I1 इज I, I2 इज ऑल्सो I एम्पियर, और 2 पाई डी की वैल्यू यहाँ पर बी बताई गई है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा यहाँ से म्यू नॉट I स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल I स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई बी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या था कि हमें सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना था कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I स्क्वायर 2 पाई बी, यानी कि हमारा ऑप्शन 2 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई रेक्टेंगुलर लूप है, आई करंट फ्लो करी है उसमें, और उसको लॉन्ग स्ट्रेट वायर के पास में रखा गया है। वायर इज पैरेलल टू वन ऑफ द साइड, और वन ऑफ द साइड उसके वायर क्या है? पैरेलल है। कह रहा है कि इफ़ स्टेडी करंट आई स्टेब्लिश इन द वायर, अगर वायर में आई करंट स्टैब्लिश कर दिया जाए तो क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर जब इसमें आई करंट, दो जब पैरेलल वायर होते हैं इस तरीके से, हमने दो पैरेलल वायर, दोनों में क्या होती है? सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है, तो ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और जब एंटी पैरेलल करंट फ्लो करती है तो ये क्या करते हैं? रिपेल करते हैं।
ओके, तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाले कॉम्बिनेशन है, तो इनकी वजह से तो कोई फील्ड नहीं होगा, इसलिए इनमें कोई कैंसिल आउट हो जाएगा। केवल ए बी सी डी, ए बी और सी डी जो हमारी साइड्स हैं उनकी वजह से क्या होगा, इस पर अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा। ओके, तो यहाँ पे जो टू वायर्स हैं इनके बीच में मतलब जो फोर्स आएगा ये क्या आएगा, एफ इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। ओके, और अगर इसके बीच की डिस्टेंस हम मान लें कि ये कितना है d, तो ये क्या हो जाएगी 2 पाई d हो जाएगी। ये F1 हो गया, FAB। ओके, और जो हमारा इनटू क्या हो जाएगा, लेंथ उसकी कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। ओके, और जो दूसरा वायर है DC उसकी वजह से जो आएगा DC, ये क्या आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और अगर ये रेक्टेंगुलर इसकी मैं साइड को L मान लूँ तो ये क्या आ जाएगा D प्लस L आ जाएगा। ओके, और इनटू A। तो हम देख सकते हैं कि जो फोर्स है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है 1/d के, मतलब जो उनके बीच की डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसकी डिस्टेंस कम होगी उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। तो हम देख सकते हैं कि जो FAB है इसकी वैल्यू ज़्यादा है और इसकी वैल्यू क्या है, कम है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम नेट फोर्स निकालेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा, तो ये जो लूप है ये वायर की तरफ अट्रैक्ट होगा। सो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा। ओके, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो जनरली यही रिलेशन था, इससे ही हमें क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो उनके बीच का फोर्स होता है डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो और दोनों का जब रिजल्टेंट लेंगे तो यही आएगा, तो सी इज राइट ऑप्शन। ओके, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर है। ओके, 3 इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर है, ईच कैरिंग करंट आई इन सेम डायरेक्शन, तीनों में आई करंट फ्लो करिए सेम डायरेक्शन में इन द XY प्लेन ऑफ ग्रेविटी फ्री स्पेस, ग्रेविटी फ्री स्पेस में ये रखे हुए हैं। द सेंट्रल वायर इज अलोंग वाई एक्सिस, जो सेंट्रल वायर है वो कहाँ है, वाई एक्सिस के अलोंग है, और अदर दो डिस्टेंस पे प्लस माइनस d पे रखे हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये हमें फाइंड करना है कि फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ फॉर विच द मैग्नेटिक फील्ड B इज 0। ओके, मैग्नेटिक फील्ड जो B है किस पॉइंट पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये पॉइंट हमें क्या करना है, फाइंड करना है। इफ द सेंट्रल वायर इज डिस्प्लेस्ड अलोंग z डायरेक्शन, अगर सेंट्रल वायर को z डायरेक्शन में क्या कर दिया जाए, डिस्प्लेस कर दिया जाए। ओके, तो स्मॉल अमाउंट से डिस्प्लेस कर देंगे और फिर उसको रिलीज कर देंगे, तो सो दैट इट विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये शो करना है कि ये क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। इफ द लीनियर डेंसिटी ऑफ द वायर इज लैम्डा, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो 3 वायर क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, कि ये हमारे क्या हो गए, 3 वायर हो गए। ओके, ये पहला वायर हो गया, उसके बाद फिर क्या करते हैं, दूसरा वायर ड्रॉ करते हैं, ये हमारा दूसरा वायर हो गया, और ये तीसरा वायर हो गया। ओके, ये 3 वायर हो गए, और तीनों क्या है, ये वाला जो वायर है ये वाई एक्सिस के अलोंग है, इधर वाई एक्सिस है, और ये इनका मिडिल पॉइंट हो गया, मान लिया कि ये मिडिल पॉइंट हो गया। ओके, ये d डिस्टेंस पे है और ये -d डिस्टेंस पे है। ओके, ये हो गया। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ कि ये वाला वायर कौन सा है, ये A वायर है, ये B वायर है, और ये C वायर है। ओके, तो अब क्या हो गया हमारे पास कि ये वायर हो गए। अब यहाँ पे हमें बताना है कि किसी एक पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड 0 किसी 2 वायर के बीच में ही होता है। ओके, तो एज्यूम करते हैं कि ये पॉइंट हम कंसीडर करते हैं कि इस पॉइंट पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है, 0 है। ओके, तो इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को 0 एज्यूम करते हैं। तो 2 वायर्स के बीच जो वायर की वजह से, इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B, वो क्या होता है, म्यू नॉट, इसको ऐसे लिखते हैं, म्यू नॉट इंटू 2I अपॉन 4πr। ओके, ये क्या होता है, हमारे पास वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड की। तो अब क्या करते हैं कि जो वायर्स हैं इन तीनों की वजह से उस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड लिख लेते हैं। तो ये डिस्टेंस हमने एज्यूम किया है कि ये कितना है, x है। ओके, ये डिस्टेंस को हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है, x डिस्टेंस है।
तो वायर की वजह से, पहले वायर की वजह से क्या होगा, तो बी पी हमें फाइंड करना है, बी पी मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये क्या होगा, सम होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए पी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी बी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी सी। ओके, ये जो है सारे वायर, तीनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो गए। तो इनकी वैल्यू क्या होगी, तो बी ए पी म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट इंटू 2i अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास 4 पाई डी प्लस एक्स हो जाएगी। ओके, प्लस दूसरे वायर की वजह से म्यू नॉट 2i अपॉन 4 पाई एक्स, और तीसरे वायर की वजह से म्यू नॉट 2i अपॉन में क्या आ जाएगा, डी माइनस एक्स, सॉरी डी माइनस एक्स आएगा। तो यहाँ क्या कर दिए, डी माइनस एक्स। अब म्यू नॉट 2i अपॉन 4 पाई कॉमन ले लेते हैं, म्यू नॉट 2i अपॉन 4 पाई ये टर्म कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन डी प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन, सॉरी यहाँ 1 अपॉन एक्स आएगा प्लस 1 अपॉन डी माइनस एक्स, ये आएगा। तो यहाँ से इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो बीपी हमारे पास क्या होना चाहिए, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होना चाहिए। तो बीपी 0 होने का मतलब कि जब इस पूरे टर्म को हम क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे, तो ये आएगा। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन डी प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन डी माइनस एक्स, ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ऑन सॉल्विंग एक्स की जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा और दो वैल्यू मिलेगी, प्लस माइनस डी बाई रूट 3। ओके, ये वैल्यू मिल जाएगी हमें एक्स की। ठीक है, तो इसको एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी एक्स की हमारे पास। तो इस डिस्टेंस पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड केस में हमें ये फाइंड करना है कि वायर को सिंपली थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दे रहे हैं जेड एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये क्या परफॉर्म करने लग रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो हमें उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फाइंड करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोला है कि उसके जो वायर है, सेंट्रल वायर को जेड एक्सिस के अलॉन्ग थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि इनिशियल पोजीशन इनकी एज्यूम कर लेते हैं कि ये इनिशियल पोजीशन है। ओके, ये हमारी क्या है, इनकी इनिशियल पोजीशन है। और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो प्लेन ऑफ पेपर है ये वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ये इस तरीके से ये तीनों वायर हो गए, और इस डायरेक्शन में ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, और इसको मैंने अब मान लिया कि ये हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है ये। तो अब उसने बोला है कि वायर को कितना डिस्प्लेस किया गया है, जेड डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया गया। तो एज्यूम कर लेते हैं कि वायर कहाँ आ गया, बी वाला जो वायर था यहाँ आ गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये बी वाला वायर हो गया। तो और ये डिस्टेंस जो गई हमारे पास ये क्या हो गई, जेड हो गई, और ये यहाँ से यहाँ तक जो हो गया ये एंगल क्या हो गया, थीटा, ये एंगल थीटा हो गया हमारे पास। तो दोनों फोर्स क्या लगेंगे, यहाँ पे भी फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, और इस डायरेक्शन में भी फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। ओके, और जो दोनों के वायर के बीच में फोर्स होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है, तो उसको हम एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एफ इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट 2 I1 I2 अपॉन में 4 पाई आर। ये हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ को मान लिया कि स्मॉल एफ से हम उसको एज्यूम कर रहे हैं। तो ये वैल्यू क्या हो गई, उनके बीच के फोर्स की हो गई। ओके, तो अब जो वायर है यहाँ पे, तो किस वायर को हम सबसे पहले एज्यूम करते हैं, तो वायर ए और सी के बीच, ए और सी की वजह से जो इन पे फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू लिखते हैं। ओके, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो पहले किसकी वजह से लिखते हैं, ए की वजह से लिखते हैं। तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी हमारे पास, इसको देखते हैं। तो ये जो दोनों फोर्स हैं, अगर इसको हम वाई एक्सिस जेड एक्सिस के लॉन्ग रिजॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, दो कंपोनेंट मिलेंगे, और दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, 2f cos थीटा। ओके, ये डिस्टेंस को हमने r मान लिया, और ये डिस्टेंस गिवन है कि ये डिस्टेंस क्या है, d है। ओके, तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि इसको cos थीटा को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 इंटू एफ
एफ की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i1 I2 अपॉन में क्या आ जाएगा, आर क्या है, हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस को हम क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस को लिख सकते हैं अभी आर ही रहने देते हैं, इनटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस यहाँ पे क्या है, z है, और हाइपोटेनस क्या है, r है। तो अब यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ गई, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एफ बाई एल की 4 म्यू नॉट, दोनों में सेम करंट फ्लो करी है, तो ये क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर हो जाएगा इंटू जेड अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको क्या करते हैं कि अब आर को जेड और डी के टर्म में लिखते हैं, तो एफ अपॉन एल इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 म्यू नॉट आई स्क्वायर जेड अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि वो हाइपोटेनियस है ट्रायंगल में। तो ये क्या आ गया, हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ आ गया। अब यहाँ पे एक एजम्पशन ले लेते हैं कि अगर जो डी डिस्टेंस है ये जेड से बहुत ग्रेटर हो गया, इफ़ डी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन जेड, अगर ये डी की जो डिस्टेंस है जेड से काफ़ी ग्रेटर हो जाए, तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं कि एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा जो वैल्यू आएगा अपॉन वाला, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसको डी स्क्वायर के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। ओके, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो वायर है हमारे पास, ये इसको क्या कर रहा है कि इसके वापस पोजीशन पे ले जाने की कोशिश करेगा इस फोर्स की वजह से। तो इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मान सकते हैं कि एफ जो होगा, एफ बाई एल, ये क्या होगा, -4 म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर जेड के क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, उसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है उसके पोजीशन पे। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास फोर्स आ गया अकॉर्डिंग टू एसएचएम इक्वेशन। एसएचएम के इक्वेशन में क्या होता है कि जो फोर्स होता है ये इक्वल होता है -m ओमेगा स्क्वायर, जेड के क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा यहाँ पे क्या होगा, तो दोनों साइड लेंथ से डिवाइड कर देना होगा। फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा, -m बाई एल ओमेगा स्क्वायर जेड, और मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है, तो लेमडा दिया हुआ है वायर के लिए, तो एफ बाई एल इज इक्वल्स टू लेमडा ओमेगा स्क्वायर जेड, ये वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो दोनों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा, और ये इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि लेमडा ओमेगा स्क्वायर जेड किसके इक्वल हो जाएगा, 4 म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर जेड। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। ओमेगा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट में 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट आई स्क्वायर पाई डी स्क्वायर लेमडा आ जाएगा। ये आ गया हमारा ओमेगा आ गया। ओके, अब जो ओमेगा होता है क्या होता है, 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी होता है। ओके, तो अंडर रूट में म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन पाई डी स्क्वायर लेमडा। तो हमें क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना था। तो एफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/2 पाई, और आई बाई डी क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा, तो इसको मैं आई लिख लेता हूँ, और यहाँ डी रूट में क्या रह जाएगा, म्यू नॉट अपॉन पाई लेमडा। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आएगी, अगर उसको क्या किया जाएगा, स्मॉल डिस्टेंस पे डिस्प्लेस कर दिया जाएगा और फिर रिलीज किया जाएगा, तो इस फ्रीक्वेंसी के साथ जो वायर होगा वो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ओके, यही क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर है। ओके, 3 इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर है, ईच कैरिंग करंट आई इन सेम डायरेक्शन, तीनों में आई करंट फ्लो करी है सेम डायरेक्शन में, इन द XY प्लेन ऑफ ग्रेविटी फ्री स्पेस, ग्रेविटी फ्री स्पेस में ये रखे हुए हैं। द सेंट्रल वायर इज अलोंग वाई एक्सिस, जो सेंट्रल वायर है वो कहाँ है, वाई एक्सिस के अलोंग है, और अदर 2 डिस्टेंस पे +-d पे रखे हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये हमें फाइंड करना है कि फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ फॉर विच द मैग्नेटिक फील्ड B इज 0। ओके, मैग्नेटिक फील्ड जो B है किस पॉइंट पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये पॉइंट हमें क्या करना है, फाइंड करना है।
इफ़ द सेंट्रल वायर इज डिस्प्लेस्ड अलोंग जेड डायरेक्शन, अगर सेंट्रल वायर को जेड डायरेक्शन में क्या कर दिया जाए, डिस्प्लेस कर दिया जाए। ओके, तो स्मॉल अमाउंट से डिस्प्लेस कर देंगे और फिर उसको रिलीज कर देंगे, तो सो दैट इट विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये शो करना है कि ये क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। इफ़ द लीनियर डेंसिटी ऑफ द वायर इज लेमडा, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो 3 वायर क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, कि ये हमारे क्या हो गए, 3 वायर हो गए। ओके, ये पहला वायर हो गया, उसके बाद फिर क्या करते हैं, दूसरा वायर ड्रॉ करते हैं, ये हमारा दूसरा वायर हो गया, और ये तीसरा वायर हो गया। ओके, ये 3 वायर हो गए, और तीनों क्या है, ये वाला जो वायर है ये वाई एक्सिस के अलोंग है, इधर वाई एक्सिस है, और ये इनका मिडिल पॉइंट हो गया। मान लिया कि ये मिडिल पॉइंट हो गया। ओके, ये डी डिस्टेंस पे है और ये माइनस डी डिस्टेंस पे है। ओके, ये हो गया। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ कि ये वाला वायर कौन सा है, ये ए वायर है, ये बी वायर है, और ये सी वायर है। ओके, तो अब क्या हो गया हमारे पास कि ये वायर हो गए। अब यहाँ पे हमें बताना है कि किसी एक पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड 0 किसी 2 वायर के बीच में ही होता है। ओके, तो एज्यूम करते हैं कि ये पॉइंट हम कंसीडर करते हैं कि इस पॉइंट पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है, 0 है। ओके, तो इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को 0 एज्यूम करते हैं। तो 2 वायर्स के बीच जो वायर की वजह से, इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी, वो क्या होता है, म्यू नॉट, इसको ऐसे लिखते हैं, म्यू नॉट इंटू 2I/4πr। ओके, ये क्या होता है, हमारे पास वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड की। तो अब क्या करते हैं कि जो वायर्स हैं इन तीनों की वजह से उस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड लिख लेते हैं। तो ये डिस्टेंस हमने एज्यूम किया है कि ये कितना है, x है। ओके, ये डिस्टेंस को हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है, x डिस्टेंस है। तो वायर की वजह से, पहले वायर की वजह से क्या होगा, तो बी पी हमें फाइंड करना है, बी पी मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये क्या होगा, सम होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए पी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी बी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी सी। ओके, ये जो है सारे वायर, तीनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो गए। तो इनकी वैल्यू क्या होगी, तो बी ए पी म्यू नॉट इंटू 2I अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास 4πd प्लस x हो जाएगी। ओके, प्लस दूसरे वायर की वजह से म्यू नॉट 2I अपॉन 4πx, और तीसरे वायर की वजह से म्यू नॉट 2I अपॉन में क्या आ जाएगा, d माइनस x आएगा। तो यहाँ क्या कर दिए, d माइनस x। अब म्यू नॉट 2I अपॉन 4π कॉमन ले लेते हैं, म्यू नॉट 2I अपॉन 4π ये टर्म कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन d प्लस x प्लस 1 अपॉन यहाँ 1 अपॉन x आएगा प्लस 1 अपॉन d माइनस x, ये आएगा। तो यहाँ से इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो BP हमारे पास क्या होना चाहिए, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होना चाहिए। तो BP 0 होने का मतलब कि जब इस पूरे टर्म को हम क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे, तो ये आएगा। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन d प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन d माइनस x। ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ऑन सॉल्विंग x की जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा और 2 वैल्यू मिलेगी, प्लस माइनस d/√3। ओके, ये वैल्यू मिल जाएगी हमें x की। ठीक है, तो इसको एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी x की हमारे पास। तो इस डिस्टेंस पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड केस में हमें ये फाइंड करना है कि वायर को सिंपली थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दे रहे हैं जेड एक्सिस के अलोंग, तो ये क्या परफॉर्म करने लग रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो हमें उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फाइंड करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोला है कि उसके जो वायर है, सेंट्रल वायर को जेड एक्सिस के अलोंग थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि इनिशियल पोजीशन इनकी एज्यूम कर लेते हैं कि ये इनिशियल पोजीशन है।
ओके। ये हमारी क्या है, इनकी इनिशियल पोजीशन है। और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो प्लेन ऑफ पेपर है ये वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ये इस तरीके से ये तीनों वायर हो गए। और इस डायरेक्शन में ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। और इसको मैंने अब मान लिया कि ये हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है ये। तो अब उसने बोला है कि वायर को कितना डिस्प्लेस किया गया है, जेड डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया गया। तो एज्यूम कर लेते हैं कि वायर कहाँ आ गया, बी वाला जो वायर था यहाँ आ गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये बी वाला वायर हो गया। तो और ये डिस्टेंस जो गई हमारे पास, ये क्या हो गई, जेड हो गई। और ये यहाँ से यहाँ तक जो हो गया, ये एंगल क्या हो गया, थीटा, ये एंगल थीटा हो गया हमारे पास। तो दोनों फोर्स क्या लगेंगे, यहाँ पे भी फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, और इस डायरेक्शन में भी फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। ओके, और जो दोनों के वायर के बीच में फोर्स होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है, तो उसको हम एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एफ इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट 2 I1 I2 अपॉन में 4 पाई आर। ये हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ को मान लिया कि स्मॉल एफ से हम उसको एज्यूम कर रहे हैं। तो ये वैल्यू क्या हो गई, उनके बीच के फोर्स की हो गई। ओके, तो अब जो वायर है यहाँ पे, तो किस वायर को हम सबसे पहले एज्यूम करते हैं, तो वायर ए और सी के बीच, ए और सी की वजह से जो इन पे फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू लिखते हैं। ओके, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो पहले किसके वजह से लिखते हैं, ए की वजह से लिखते हैं। तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी हमारे पास, इसको देखते हैं। तो ये जो दोनों फोर्स हैं, अगर इसको हम वाई एक्सिस जेड एक्सिस के लॉन्ग रिजॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, दो कंपोनेंट मिलेंगे। और दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, 2f cos थीटा। ओके, ये डिस्टेंस को हमने r मान लिया, और ये डिस्टेंस गिवन है कि ये डिस्टेंस क्या है, d है। ओके, तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि इसको cos थीटा को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 इंटू एफ, एफ की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन में क्या आ जाएगा, आर। आर क्या है, हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस को हम क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस को लिख सकते हैं, अभी आर ही रहने देते हैं, इनटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस यहाँ पे क्या है, जेड है, और हाइपोटेनियस क्या है, आर है। तो अब यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ गई, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एफ बाई एल की 4 म्यू नॉट, दोनों में सेम करंट फ्लो करी है, तो ये क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू जेड अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको क्या करते हैं कि अब आर को जेड और डी के टर्म में लिखते हैं। तो एफ अपॉन एल इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 म्यू नॉट आई स्क्वायर जेड अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि वो हाइपोटेनियस है ट्रायंगल में। तो ये क्या आ गया, हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ आ गया। अब यहाँ पे एक एजम्पशन ले लेते हैं कि अगर जो डी डिस्टेंस है ये जेड से बहुत ग्रेटर हो गया, इफ़ डी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन जेड, अगर ये डी की जो डिस्टेंस है जेड से काफ़ी ग्रेटर हो जाए, तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं कि एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा जो वैल्यू आएगा अपॉन वाला, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसको डी स्क्वायर के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। ओके, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो वायर है हमारे पास, ये इसको क्या कर रहा है कि इसके वापस पोजीशन पे ले जाने की कोशिश करेगा इस फोर्स की वजह से। तो इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मान सकते हैं कि एफ जो होगा, एफ बाई एल, ये क्या होगा, -4 म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर जेड के क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, उसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है उसके पोजीशन पे। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास फोर्स आ गया अकॉर्डिंग टू एसएचएम इक्वेशन। एसएचएम के इक्वेशन में क्या होता है कि जो फोर्स होता है ये इक्वल होता है -m ओमेगा स्क्वायर, जेड के क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा यहाँ पे क्या होगा, तो दोनों साइड लेंथ से डिवाइड कर देना होगा। फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा, -m बाई एल ओमेगा स्क्वायर जेड। और मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है, तो लेमडा दिया हुआ है वायर के लिए, तो f बाई एल इज इक्वल्स टू लेमडा
ओमेगा स्क्वायर जेड, ये वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो दोनों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा और ये इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि लेमडा ओमेगा स्क्वायर जेड किसके इक्वल हो जाएगा, 4 म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर जेड। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। ओमेगा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट में 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट आई स्क्वायर पाई डी स्क्वायर लेमडा आ जाएगा। ये आ गया हमारा ओमेगा आ गया। ओके, अब जो ओमेगा होता है क्या होता है, 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी होता है। ओके, तो अंडर रूट में म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन पाई डी स्क्वायर लेमडा। तो हमें क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी ही फाइंड करना था। तो एफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई, और आई बाई डी क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा। तो इसको मैं आई लिख लेता हूँ और यहाँ डी, रूट में क्या रह जाएगा, म्यू नॉट अपॉन पाई लेमडा। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आएगी, अगर उसको क्या किया जाएगा, स्मॉल डिस्टेंस पे डिस्प्लेस कर दिया जाएगा और फिर रिलीज किया जाएगा, तो इस फ्रीक्वेंसी के साथ जो वायर होगा वो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ओके, यही क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वायर है ए बी विच इज़ फ्री टू मूव इन वर्टिकल प्लेन, और वो फ्रीली क्या कर सकता है, मूव करता सकता है किसी वर्टिकल प्लेन में, और उसमें करंट फ्लो करी कितने की, 20 एम्पियर की। इज़ इन इक्विलिब्रियम एट अ हाइट ऑफ 0.01 मीटर। इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, किसी वायर के साथ। ओके, और हाइट दे रखी कितना, 0.01 मीटर ओवर अनदर पैरेलल वायर सी डी, किसी अनदर पैरेलल वायर सी डी के। ओके, विच इज़ फिक्स्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो कि फिक्स है कि इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन में, एंड कैरीज अ स्टडी करंट ऑफ 30 एम्पियर, और उसमें क्या हो रही है, 30 एम्पियर की स्टडी करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। एज शोन इन फिगर, कह रहा है कि शो दैट व्हेन ए बी स्लाइटली डिप्रेस्ड, अगर ए बी को स्लाइटली डिप्रेस कर दिया जाए, इट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये क्या करने लगेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने लगेगा, और हमें इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फाइंड करना है। ओके, फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो इनिशियली इसका हम फोर्स कैलकुलेट कर दे रहे थे कि फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ रहा है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम लोग क्या कर सकते हैं, वेट पर यूनिट लेंथ भी बोल सकते हैं। व्हेन ए बी इज स्टेडी, जब किसमें, स्टेडी स्टेट में है। ओके, तो इन दैट केस हमारा जो क्या आएगा, वेट पर यूनिट लेंथ आएगा, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ के इक्वल आएगा। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ये किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 2 आएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। ओके, ये वैल्यू होती है। इनके बीच की डिस्टेंस दे रखा है हमारे पास कितना है, 0.01 मीटर है। अब कह रहा है कि जब ये जो वायर ए बी है इसको स्लाइटली डिप्रेस कर दे रहे हैं, तो लेट हमने एज्यूम किया कि इसको एक्स डिस्टेंस डिप्रेस कर दिया जा रहा है। ओके, ये हमने मान लिया कि इसको क्या किया गया, यहाँ पे डिप्रेस कर दिया गया, और ये जो डिस्टेंस हमारी क्या है, एक्स डिस्टेंस। ओके, तो जब एक्स डिस्टेंस इसको डिप्रेस कर देंगे तो इसमें क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो इनिशियल अब वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐसा करते हैं कि इसको 4 पाई कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में इजी हो हमारे पास। ये हमारा हो गया 4 पाई, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब ये वैल्यू कितना आ जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2, डिस्टेंस कितनी हो गई, R माइनस एक्स। ओके, ये टोटल डिस्टेंस अगर R है तो ये कितना हो जाएगा, R माइनस एक्स, इसमें से माइनस कर देंगे। रिस्टोरिंग फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, तो ओरिजिनल में माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन में R, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2, ये वैल्यू क्या करते हैं, कॉमन कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन R माइनस एक्स अपॉन में
माइनस 1/r, ये वैल्यू आएगी। तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो चलिए इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4/2 I1 I2 r माइनस एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, r इंटू आर माइनस एक्स, ये वैल्यू। अब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो r कट जाएगा और x बच जाएगा। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4/2 I1 I2 x अपॉन में r माइनस एक्स, ये वैल्यू आ गई। ओके, अब क्या करते हैं कि यहाँ से ये हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ आ गया। तो जब x बहुत स्मॉल होगा, व्हेन x इज वेरी स्मॉल, जब x की वैल्यू क्या लेंगे, वेरी स्मॉल लेंगे, इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं कि x को r के कंपेयर में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देन x को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। ओके, तो हमारी जो लेंथ है ये, तो r माइनस एक्स जो लेंथ है ये सिमिलर हो जाएगी किसके, r के। तो अब हमारा जो फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा, रिस्टोरिंग, सॉरी ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। ओके, तो ये आ जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, ये वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास, क्या बचेगा, जब r माइनस एक्स को हम क्या करेंगे, r स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4/2 I1 I2 x अपॉन में r स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करते हैं यहाँ से कि यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है, तो अब हम इसको देख सकते हैं कि ये हमारा फोर्स आ गया है। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल्स टू kx होता है। ओके, तो यहाँ हमारा जो फोर्स होता है रिस्टोरिंग फोर्स वो kx से इक्वल होता है, मतलब F जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x के। और अगर इस इक्वेशन को हम देखें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो हमारा फोर्स है ये भी क्या है, x के प्रोपोर्शनल है। तो ये मोशन क्या है, देयर फोर ओके, द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो मोशन है वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ओके, तो अब यहाँ पे हमें क्या पढ़ना कि मतलब यहाँ से हमें ये मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4/2 I1 I2 अपॉन r स्क्वायर, ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये इक्वल हो जाएगी मास पर यूनिट लेंथ इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसके वैल्यू ये क्या हो जाएगी, हमारी इक्वल हो जाएगी। ओके, अब हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ क्या है, नहीं पता है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन 1 है उससे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसमें हमने फोर्स निकाला था, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हमने कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे, ये जो हमारा वैल्यू है यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इंटू जी, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, और इसकी वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4/2 I1 I2 अपॉन r, ये वैल्यू क्या है, इसके इक्वल थी। अब यहाँ से क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो मास पर यूनिट लेंथ क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट मास पर यूनिट लेंथ, ओके, ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4/2 I1 I2 अपॉन r इंटू जी, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, इसकी वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। तो यहाँ से आ जाएगा फ्रॉम above रिलेशन, जो above रिलेशन है वहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो वहाँ से हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4/2 I1 I2 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 ये क्या होता है, 2 I1 I2 अपॉन r इंटू जी इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा
जो वैल्यू आएगा, सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ एक आर बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, जी बचेगा। तो ओमेगा जो आएगा, ओमेगा स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, जी अपॉन आर आ जाएगा। अब ओमेगा आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओमेगा क्या आ जाएगा, अंडर रूट जी बाई आर। और ओमेगा क्या होता है हमारा, ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई बाई टी। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी इक्वल्स टू अंडर रूट जी बाई आर। अब यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। तो सारी वैल्यूज हमें पता है, 2 पाई इंटू डिस्टेंस कितना था 0.01 और जी की वैल्यू क्या होती है, कैलकुलेशन 9.8 ही लेते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, टी को सॉल्व करते हैं, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.2 सेकेंड। तो जो वायर है वो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना आ गया, 0.2 सेकेंड आ गया। ओके, तो इतने सेकेंड के साथ 0.2 सेकेंड के टाइम पीरियड के साथ वो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। और हमने ये भी शो कर दिया है कि ये जो मोशन है वो कैसा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ओके, तो यही हमारा क्या रिक्वायर्ड आंसर है इसका। ओके।